सॉरी, वो मैंने लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर दिया था पर वहाँ पे वो क्लिक ही नहीं हुआ था, सो टाइम वेस्ट हो गया। मैं फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट हो गया था। अब कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या कहता है और उसके जो हैं वो प्रूफ कैसे हम करते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कॉची सीक्वेंस हो गया था। अब कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पहले बात करते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। तो कोई रियल नंबर कन्वर्जेंट तभी होगा जब वो क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। अगर एक्सएन एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, सपोज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एक्सएन इक्वल टू एक्स है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब हमें दिखाना है कि एक्सएन क्या है, कॉची सीक्वेंस है। तो वही डेफिनेशन लगाएंगे कॉची सीक्वेंस का, और वही n कामा m है क्या होगा, ग्रेटर देन होगा n से बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि लिमिट n x टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स एन जो है वो x के इक्वल है। तो वही कंडीशन इसमें कॉची सीक्वेंस वाले में एक्स एम के लिए होल्ड करा देंगे और फिर इसे हम प्रूव कर देंगे कि एक्स एन क्या है, कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि वो लेस देन फिर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर एक्सएन कॉची सीक्वेंस है तो हमें एक्सएन को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो आपको पता है कि अगर एक जो कॉची सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, राइट। तो फिर वही सेम, अब इसके लिए हम एक सब सीक्वेंस लेते हैं, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेते हैं। कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होता है, लेकिन अब कैसे होता है ये देखो कि कोई भी एक सब सीक्वेंस लेते हैं, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक, जो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे। तो अगर k टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स एन के इक्वल टू एक्स, यानी कि ये जो एक्स एन के सब सीक्वेंस है एक्स वैल्यू पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो n1 और n2 बिलोंग करेंगे n से। इफ़ n कामा m ग्रेटर देन n1, वही सेम कंडीशन, वही कॉची सीक्वेंस के डेफिनेशन लगा के इसमें भी होल्ड करा देंगे और वही दिखा देंगे कि लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स एन क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका सीक्वेंस का पोर्शन। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ रिलेशन का और फंक्शन का। पहले डेफिनेशन, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। तो रिलेशन जाने से पहले आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नथिंग बट द ordered pair of two sets if it is between two sets. If it is between the same set, then ordered pair of same set where the first element belong to the first set and the second element belong to the second set, right। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन भी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है दो सेट्स का। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये होता है आपका रिलेशन। रिलेशन भी क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन बताने से पहले आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता दूँ। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक रिलेशन और फंक्शन में, दो तीर से एक निशाना पे मारना पॉसिबल है प्रैक्टिकली, पर एक तीर से दो निशाना आप प्रैक्टिकली नहीं मार सकते। वो रामायण महाभारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि आप एक तीर से दो निशाने एक साथ नहीं मार सकते। तो ये फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस है। रिलेशन में आप एक तीर से दो निशाने मार सकते हो रिलेशन के केस में, बट फंक्शन के केस में एक तीर से दो निशाने नहीं मार सकते। यानी कि किसी एक प्री इमेज का ऐसा नहीं हो सकता कि दो इमेज बने, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फंक्शन, बट इन केस ऑफ रिलेशन ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले रिलेशन देखते हैं और फिर फंक्शन का देखते हैं। तो रिलेशन, ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर, ए इज द डोमेन ऑफ आर, बी इज द कोडोमेन ऑफ आर, ए इक्वल टू बी, R is called binary relation on the set A. If A comma B belongs to R, we write A R B. If A comma B does not belongs to R, then we write A does not R B. पहले को डोमेन कहते हैं, दूसरे को कोडोमेन कहते हैं, आपको पता ही है। और जो उसके होल्ड करते हैं कंडीशन को, उसे हम क्या कहते हैं, उसका रेंज सेट कहते हैं, कि जो एलिमेंट कंबाइन है आपस में, यानी उस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, उस गिवन कंडीशन को,
बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन मैं आपके लिए बस यहाँ पे बैठ के ठंडी में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। चलो, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये मैं आपको यहाँ से नहीं, मैं आपको खुद अपने से बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ़ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर implies that A comma C belongs to R is called transitive relation. A relation which is reflexive, symmetric, transitive, all three, then such relation is called an equivalence relation. अब देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन में एक केस और है जिसमें बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, टीचर गलती करते हैं, हर कोई गलती करता है, बट मैंने पढ़ा है अच्छे से तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी का होना कंपलसरी है ट्रांजिटिविटी के लिए। लेकिन अगर ए कामा बी है और बी कामा सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देन हम ए कामा सी चेक करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे। जैसे देखो, क्लास 12th का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। अब इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अगर एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई है तो एक्स इज़ वाइफ ऑफ एक्स, नो, नॉट पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई क्या होगा, हस्बैंड होगा एक्स का। फिर तीसरा है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ऑलरेडी वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स है, तो हमें ए कामा बी मिला बट बी कामा सी पे ही कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, तो ए कामा सी चेक नहीं कर पाएंगे। अब जब चेक नहीं कर पाएंगे यानी कि एक कंडीशन तो होल्ड कर गया बट अगला मिल नहीं रहा है, तो ए कामा सी के लिए हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट ये ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाएगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे कोई रिलेशन दे दिया r इक्वल टू 1 कामा 2 सिर्फ, और पूछा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव है, तो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, लेकिन मेरे बाबू ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और अगर जो तीनों इस कंडीशन को होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फिर आपको आता है इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लेते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा एलिमेंट है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है विथ रिलेटेड टू दैट गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो उस रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास। आप पढ़ के आइएगा इक्विवेलेंस मॉडुलो रिलेशन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसका आपको प्रूफ नहीं मिलेगा तो मेरे पास है, मुझसे मांग लीजिएगा उसका प्रूफ। ठीक, फंक्शन में बात करते हैं 1 और ऑन2 फंक्शन की। तो 1 फंक्शन हर जो इमेज है, हर जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, वो दूसरे सेट के किसी एक यूनिक एलिमेंट से उसका वो बधा होना चाहिए, यानी उन दोनों के बीच में एक इमेज बन रही होगी। ठीक है, ऑन2 के लिए कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाता है तो वो रिलेशन जो है, वो फंक्शन जो है वो ऑन2 फंक्शन हो जाता है। क्लियर, यानी कि जो अगर हम ऑन2 फंक्शन की बात करें तो जो भी इमेज बनी हुई है सेकेंड सेट में, यानी कि कोडोमेन वाले सेट में, उसके लिए कोई एक पक्का है कि प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी वो क्या होगा, ऑन2 होगा। अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो इन2 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनीशन ऑन2 फंक्शन का। अब देखो, अगर मैं बात करूं चेक करने के लिए आपको 1 और ऑन2, मान लो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट। ठीक, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर। ठीक, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम 1 की बात करें तो f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, ये कंडीशन होता है। अब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर होगा, x1 इक्वल टू x2 आप लिख तो दोगे, पर एग्जाम्पल कंसीडर करो। -3 का स्क्वायर क्या होगा,
9 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब यहाँ पे तो दोनों होल्ड कर गए, एक सिंगल सिंगल तो रहा नहीं, तो ये क्या हो गया 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा तो होगा, क्योंकि तब हम माइनस वाले 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि -3 क्या है इंटीजर का पार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं होगा तो फिर वो मेनी 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा इनटू होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाते हैं सेट पे। सेट थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, बहुत ठंडी है मेरे भाई, बस आप लोगों के लिए बना रहे हैं ये वीडियो। ये बना के ऑलरेडी रखा था बट वहाँ पे क्लिक ही नहीं हुआ था, फिर से बना रहे हैं। अब सेट क्या होता है? सेट इज़ ऑर्डर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड मीन्स कि वो यूनिक होगा। जैसे मैंने कहा बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, अब हो सकता है किसी के नज़र में कोई और टीचर हो, किसी के नज़र में कोई और टीचर हो, लेकिन मैंने कहा कि द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ योर कॉलेज या योर स्कूल, तो वहाँ पे वही लोग आएंगे जो प्रिंसिपल रहे होंगे या वर्तमान में हैं या पास्ट में रह चुके हैं। तो वो एक कलेक्शन हो गया प्रिंसिपल्स का, वो सेट हो गया, और वहाँ पे वही लोग आएंगे जो प्रिंसिपल के लिए रह चुके हैं या करंट में हैं, तो वहाँ पे टीचर नहीं आ सकते। तो ये एक सेट हो गया। अब सेट में आपका एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक। फिर आपका आ जाता है सेट में, थोड़ा सा आप पढ़ लेना डी मॉर्गन्स थ्योरम, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट वाला पढ़ लेना। सॉरी, मैंने ये उससे बता दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो वाला नहीं, सेट का मैं बात कर रहा हूँ। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, या a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूफ आप पढ़ लेना अच्छे से। और यही था आज के लेक्चर में, मैंने इम्पॉर्टेंट सब कुछ बता दिया। थोड़ा सा फंक्शन का और अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। चलो फंक्शन में थोड़ा सा हम इमेज और प्री इमेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है, एस सबसेट है बी का, तो हम इनवर्स इमेज और प्री इमेज ऑफ एस डिफाइन करेंगे। एफ इनवर्स एस, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एस। कुछ नहीं है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब वही है कि जो एलिमेंट सेकंड वाले सेट में है उसका जो फर्स्ट वाले सेट में जिस एलिमेंट से वो बिलोंग कर रहा है, जिस एलिमेंट से वो उसका इमेज बन रहा है, तीर जिस एलिमेंट पे गया है, वो उसका इनवर्स इमेज हो जाता है या प्री इमेज हो जाता है, ठीक। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इनवर्स इमेज तभी पॉसिबल है किसी भी फंक्शन का जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि इंजेक्टिव भी हो, सरजेक्टिव भी हो, और यानी वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तभी उसका क्या है पॉसिबल है कि उसका इनवर्स इमेज क्या है एग्जिस्ट करेगा। इमेज एंड प्री इमेज हो गया। व्हाट इज ए फंक्शन? फंक्शन का डेफिनीशन देख लो भाई, जिसने नहीं देखा है, जिसने नहीं पढ़ा लिखा है कुछ, कामचोर मत बनो, अच्छे से पढ़ो, पेपर आ गया है। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, ये भी देख लो, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, ये सब आप पढ़े हुए हैं क्लास 12th में, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्रूफ आता है ज़्यादातर। 1 1 एंड ऑन टू मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका क्वेश्चन देख लो, कर लेना। देखो डेफिनेशन देख लो, इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 to 1 इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट 1 ए बिलोंग्स टू ए, समझे, विथ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। ऑन टू इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू ए देयर इज एट लीस्ट 1 ए बिलोंग्स टू ए विथ एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, इट इज ए 1 1 करस्पॉन्डेंस और बाइजेक्शन। इफ इट इज बोथ देन 1 1 एंड ऑन टू। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।